नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबर की शुरुआत करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए रूस ने भारत का समर्थन किया है और वहीं एक बात फिर से निकलकर ये शामिल हो रही है कि चीन क्या फिर से जो है अड़ंगा अड़ा सकता है, क्योंकि लगातार चीन का गतिरोध जो है वो भारत के साथ बना रहता है और इसका समर्थन जो किया है वो रूस ने किया। हालांकि अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है। थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन किया। यूएन जनरल असेंबली के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो है समर्थन देने की बात कही। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि फिर से एक बार भारत के समर्थन की मांग उठ रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और जिस तरीके से पिछले अगर संवादों की बात करें तो चाइना ने हस्तक्षेप किया था जिसकी वजह से फिर भारत नहीं बन पाया था और फिर से वही बात हो रही है। अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया है और रसिया ने सपोर्ट कर दिया है एक अच्छे मित्र होने के नाते, लेकिन चाइना की बात कहा जा रहा है कि चाइना बात नहीं मान सकता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी कहते हैं, तो वो एक तरह से कुछ देशों की सहूलियत के लिए बनाई गई एक काउंसिल है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए और इसको लेकर बहुत टीका टिप्पणी और निंदा भी होती रहती है कि ये कुछ चंद देश जो हैं वो मिलकर जो है वो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी की किस तरह से बात की जाए या क्या क्या तवज्जो दी जाए या ना दी जाए, उस पर ये लोग निर्णय लेते हैं और उनके पास हर एक के पास अपना वीटो पावर होता है। देखिए, कुल मिला के 15 देश जो हैं वो इस काउंसिल में होते हैं। आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें, 15 देश होते हैं इसमें, पर इसमें से 5 जो है वो बिल्कुल स्थायी हैं। वो स्थायी है मतलब कि वो ना उनका कभी चयन करना होता है ना उनको कभी रिटायर्ड होना होता है वहाँ पे। उस जगह से उसको कोई वहाँ से जो है इनको निकाल नहीं सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला है चाइना, फिर रशिया है, फिर आपको बता दूं मैं ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर है और ये 5 देश ऐसे देश हैं जहाँ पे उनके पास वीटो पावर है। जो अगर 4 देश भी अगर जो परमानेंट मेंबर है वो अगर सहमत हो किसी बात पे और एक कोई देश अगर सहमत नहीं है उस बात से, तो वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है। तो उसकी जब वो करता है तो फिर वो बाकी 4 जो परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनकी बात का कोई मतलब रहता नहीं है, वो डिस्कस हो जाती पूरी बात। तो ये अभी जो बात उठ रही है वो स्थायी सदस्य बनाने की बात उठ रही है कि भारत को, जापान को और जर्मनी को और साथ में ब्राज़ील को, जिन्हें G4 भी कहते हैं, हाँ, तो उनको भी जो है आप अब स्थायी सदस्यता दीजिए, क्योंकि अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चित्र बहुत बदल चुका है। अब वो नहीं है जो जब यूनो की स्थापना हुई थी, वो मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बचे थे उनके साथ जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कैसे डील करेंगे, उनको कैसे उनके छोटे छोटे देशों से लेके जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनकी कैसे सहायता की जाएगी, ऐसा एक एजेंडा रखा गया था। और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी और उसके साथ साथ फिर ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो वहाँ पे उस समय कोल्ड वॉर भी चलता था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब समय बदल चुका है। तो बाइडेन का साहब का जो कहना है वो ये है कि भाई अब बदलते परिप्रेक्ष्य में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। रशिया भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि नहीं, अब ज़रूरी है कि अगर आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का भी अगर कहीं एक स्थायी प्रतिनिधित्व देना हो तो ब्राज़ील को आपको अंदर लाना पड़ेगा। आपको एशिया का सही अर्थ में प्रतिनिधित्व देना हो, साउथ ईस्ट एशिया का, तो आपको भारत को इसमें जोड़ना पड़ेगा। ईस्टर्न एशिया की बात कर ले, अगर हम पैसिफिक की बात कर ले, तो फिर आपको जापान को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। और यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही एक या फ्रांस ही नहीं हो सकते, यूरोपियन समूह अपने आप में बहुत ताकत रखता है बड़ी, तो उसमें एक और सदस्य का भी आपको उनको शामिल करना पड़ेगा जो जर्मनी है। तो ये बात है और मुझे लगता है कि ये सही है, ये समय है। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बाकी क्या है, देखिए 15 में से बाकी जो लोग हैं वो अस्थायी हैं, बाकी जितने भी मेंबर बनते हैं जो वो अस्थायी होते हैं, वो हर 2 साल के लिए होते हैं, वो 2 साल रहते हैं फिर उसके बाद बदल जाते हैं और उनका कोई से नहीं है। से तो जिसका है, किसका है, जिसके पास वीटो पावर है। तो भैया हम उस स्थिति में है अभी कि हमारा भी जो है स्थान वहाँ पे स्थायी समिति में बनना चाहिए। तो उसको लेकर अगर अमेरिका खुद आगे चलकर जो है बात कर रहा है, बहुत अच्छा है।
रशिया उसको समर्थन कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमको लगता है कि ना फ्रांस में कोई तकलीफ होगी, ना ब्रिटेन इसमें कोई अड़ंगा लगाएगा। जो एक सवाल उठता है वो यही है कि क्या चीन इस बार सहमत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चीन के लिए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्थायी सदस्य बनना बड़ा तकलीफ वाला मामला है, ठीक है। और अमेरिका और रशिया के लिए हमारा स्थायी सदस्य बनना भी व्यू रचना के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर ये रीजन में अगर ये दो बड़े देश जो है, जो एक कभी स्थायी सदस्य नहीं है, अगर उसको बना दें तो फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो युद्ध का जो डर बना रहता है ना, उसमें बहुत बड़ा फिर वहाँ पे आप जो है एक ठहराव ला सकते हैं। एक उस तरह से समझिए कि मतलब चिंता कम होगी अगर भारत बन जाता है, तो चीन की जो दादागिरी बढ़ रही है उसमें भी रोक लगेगी, ठीक है। तो उनकी सोच अपने हिसाब से है, वो सही है, हमारे लिए वो फायदेमंद है, तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करना चाहेंगे। अब देखते हैं कि चीन जो है वो क्या करेगा इस मामले में। तो चीन का रवैया, जो संभावना तो ये लग रही है कि वो फिर से वीटो लगाएगा और कहेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पर अगर ये हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी शोभित जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ मुद्दों को लेकर वीटो पावर का जिक्र किया गया था। अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बदले थे, वहाँ पर भी एक दौर समझ में आया था कि वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं देश, लेकिन हालांकि वो स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि एक सहमत अगर नहीं होगा तो वीटो पावर लागू नहीं होता है। तो जिस तरीके से जो अभी सदस्य देश हैं वहाँ पर वीटो पावर जिनके पास में है, तो उनके होते हुए अगर किसी मुद्दे को हम उठाते हैं, जैसे अमेरिका की अगर बात करते हैं तो रसिया का जो उनके बाद कोल्ड वॉर चलता रहता है। फिर हम अगर चाइना की बात कर देते हैं तो अमेरिका चाइना का बीच कोल्ड वॉर चलता रहता है। तो कभी कभी ऐसा परिप्रेक्ष्य मतलब उत्पन्न हुआ है आज तक, अगर पिछले सिनेरियो की बात करते हैं, कि जब कभी किसी एक चीज़ को लेकर वीटो पावर का इस्तेमाल मतलब सभी पांचों देश अगर सहमत हुआ है? काफ़ी बार हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बार हुआ है। कोल्ड वॉर के समय तो ये लगातार होता रहा है। अगर कहीं अमेरिका कुछ चाहेगा तो रशिया वहां पे जो है ना कर देगा। ज्यादातर ये अमेरिका रशिया के बीच में हुआ है, या रशिया ब्रिटेन के बीच में हुआ है, या रशिया फ्रांस के बीच में हुआ है। मतलब रशिया एक तरफ रहता था और अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस दूसरी तरफ रहते थे। तो उस समय चाइना जो है वो उस मोड में नहीं था, मतलब था, लेकिन आज की स्थिति में जब आप चाइना की बात करोगे तो आज का चाइना बहुत अलग है। उस दौर का चाइना जो था वो बहुत कुछ अलग था। लेकिन क्योंकि वो साम्यवाद विचारधारा से प्रभावित रहा है, चाइना भी साम्यवाद कम्युनिस्ट है और रशिया से ही साम्यवाद वहाँ पे गया हुआ है, तो चाइना हमेशा रशिया के साथ रहा है। लेकिन उस समय मेन प्लेयर रशिया हुआ करता था, चाइना नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो वो जो वीटो पावर का इस्तेमाल होता था एक दूसरे के खिलाफ, वो रशिया अगेंस्ट दी यूएस, यूके एंड फ्रांस, ये रहता था। और चीन हमेशा जो है वो रशिया के साथ खड़ा रहता था। पर चीन ने कभी, मतलब ये फिर पिछले अरसे से ये देख रहे हैं कि चीन अब जब जरूरत पड़ती है वीटो लगा देता है। हमारे खिलाफ उसने लगाया, 2 बार लगाया वीटो। 2 बार ऐसी बात हुई कि हमको स्थायी सदस्यता दी जाए, पर चीन वहाँ रोक अपना अड़ंगा उसने लगा दिया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया, नहीं होने दिया है। तो ये है वीटो पावर और उसको एक्सरसाइज किया जाता है। और इसीलिए बाइडेन का बयान अगर देखें तो उसने ये भी कहा है कि वीटो पावर एक ऐसा अस्त्र या शस्त्र है 5 स्थायी देशों के पास, जिसका उपयोग बहुत समझ-बूझ के, जानकर चीज़ों को हर तरह से समझ के फिर करना चाहिए। आप आराम से वीटो का इस्तेमाल कर दोगे क्योंकि आपके पास वो है, तो ये ठीक नहीं है। ये उन्होंने चाइना को मैसेज दिया है अभी कि आपके पास है वीटो, लेकिन आप है तो इसको इस्तेमाल कर ही दोगे। मतलब ऐसा नहीं, कुछ सोचो समझो, दुनिया कैसे बदल रही है, किस देश का क्या महत्व है, उसका महत्व पहले क्या था, अब क्या बन गया है, उसको भी तो देखो। तो पूरी जो ये वर्ल्ड, जिसको हम ये पृथ्वी कहते हैं, ये ग्रह को, इस धरती पे अगर जितने भी देश है उसमें से कितने प्रमुख हैं और कौन ज़्यादा तेजी से बड़ा होता जा रहा है, किसका महत्व बढ़ रहा है, तो उसको अगर वो जगह नहीं मिली तो वो अनुचित होगा। इसलिए वीटो का इस्तेमाल समझबूझ के किया कीजिए, ये संदेश भी उन्होंने अपने बयान में दिया हुआ है। भारत अगर स्थायी देश बन जाता है तो भारत के लिए किस तरीके से समीकरण बदलेंगे? भारत के हाथ में क्या क्या पावर आ जाएगी और जिसका जो है देश में एक मैसेज जाएगा, और भारत क्या कुछ कर सकता है अगर स्थायी सदस्य बन जाता है? देखिए, स्थायी सदस्य बनता है तो सबसे पहली बात अगेन फिर वहीं आ जाती है कि आपके पास वीटो का पावर है। तो इस दुनिया में जो भी सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका है, उसमें आपका एक परमानेंट से हो जाएगा कि आप अगर जहां कहीं सहमत नहीं है तो वहां आप ये अपना विरोध पहले तो खुलकर रख सकते हैं, तो सुना जाएगा क्योंकि आप परमानेंट मेंबर हैं।
परमानेंट मेंबर की बातों का सुना जाना और अस्थायी सभ्यों का सुना जाना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। वो फिर एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपने कह दिया कि नहीं यार, ये यूक्रेन पर आपने हमला कर दिया, भाई साहब ठीक नहीं किया, है ना। अभी हम हैं, अभी अस्थायी मेंबर है अभी हम, लेकिन स्थायी नहीं है। तो वहां फिर अगर कोई स्थायी मेंबर बोलता है, उसकी बात का बहुत बड़ा वजन जो है वो माना जाता है। दूसरा, आपके पास वही वीटो जहां आपको लगे कि आपके हित के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो फिर आप अंत में उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका एक सीधा मतलब ये भी बन जाता है कि आप दुनिया के जो प्रमुख मिलिट्री पावर वाले देश है उसमें आपकी फिर गणना या आपकी उस उपस्थिति उसमें दर्ज हो जाती है। तो उससे भी आपका एक बहुत बड़ा रुतबा जो है वो पूरी दुनिया में कायम होता है। तो ये सब फायदे हैं शोभित जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो जिस तरीके से भारत की अगर बात की जा रही है, अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर का जिक्र हमने कल भी किया था और उसी से निकलकर एक बड़ी बात सामने आई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार नहीं होंगे पीएम पद के उम्मीदवार। ये खुद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और कल जो इनेलो की मीटिंग हुई थी फतेहाबाद में, उस मंच से उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। हालांकि हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी ने इस चीज का जिक्र जो है दर्शकों के सामने काफी दिन पहले ही कर दिया था और वही बात होती हुई दिखी। और इसी खबर पर विस्तार से जोड़ेंगे अपने साथी सहयोगी तुषार को। तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक ये बात सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के फतेहाबाद जिले में विपक्षी दलों ने ये रैली निकाली, विपक्षी रैली इसे हम बोल सकते हैं। इसमें तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष के जो नेता थे, इसमें से कुछ नाम मेरे जहन में भी हैं। तुषार, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह जो है वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे जुड़ेंगे उनके साथ में। खुला रहेगा तो मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भूपेंद्र भाई, रामेश्वर तेली जी, ऋषिकेश भाई, ब्रिजेश मिर्जा जी, निमिषा बेन, यहाँ के लोकप्रिय धारासभ्य श्री कन्हूभाई पटेल, प्रदीप सिंह भाई वाघेला, हर्षद गिरी गोस्वामी, आरतीबेन आहूजा जी, नीलम शमी राव जी, अहमदाबाद के डीडीओ और आज इस कार्यक्रम में आए हुए साणंद जीआईडीसी और आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों અને આજુબાજુના ગામોમાંથી આયેલા સૌ મારા મતદાર ભાઈઓ બહેનોને મારા પ્રણામ નમસ્કાર। सबसे पहले तो आज शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि प्रतीक है सदशक्ति के संचय का। नवरात्रि प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। और नवरात्रि उपासना के दिन है, शक्ति की उपासना के। आज ही नवरात्र शुरू हो रहा है। मैं गुजरात, मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर और साणंद और देश भर के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज नवरात्रि का सप्ताह गुजरात में नवरात्रिનું મહત્વ દિવાળીથી જરાય કમ નથી ભાઈ। 9 દિવસ દુનિયાનો સૌથી મોટો ઉત્સવ, જે હજારો કિલોમીટર સુધી માની આરતી કરી જુવાનિયાઓ માને ગરબો લઈ માની ભક્તિનું વાતાવરણ ઊભું કરે, એ નવરાત્રિ ગુજરાતીઓને પ્રાણથી પ્રિય છે। સૌ ગુજરાતીઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ નવરાત્રિની આપવા માંગુ છું। मित्रों, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ यहाँ केवल और केवल आज भूमि पूजन करने नहीं आया। भूपेंद्र भाई का धन्यवाद हूं कि इन्होंने मेरे मत क्षेत्र में ये बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है।
इसलिए शिलान्यास भी मैंने नहीं किया। भूपेंद्र भाई वैसे भारत सरकार के बड़े मंत्री है, भाजपा के बड़े बड़े नेता है, मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर सानन तहसील के सारे गांवों के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल लिए। ये अस्पताल के अंदर ओपीडी, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेके सारे पैथोलॉजी के टेस्ट होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही सानंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर एमआरआई मशीन लाना, कोई भी मशीनरी, कैथ लैब बनानी हो, जो कुछ भी करना हो, जीआईडीसी के उद्योजक की सहयोग से ये अस्पताल को आप लोगों के लिए अस्पताल बनाने का काम करेंगे। 9.5 एकड़ जमीन है। अभी शुरू में तो 350 बेड का अस्पताल बनेगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपया लगेगा, परंतु दूरदर्शिता के साथ श्रम विभाग ने इसकी नींव और इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसके अंदर पूरी व्यवस्था करी है कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को 350 से 500 बेड का अस्पताल हम तुरंत ही बना सकते हैं। भूपेंद्र भाई को मैं कहने वाला हूं कि आप जिस दिन उद्घाटन करने आए उसी दिन 500 बेड का एक्सपेंशन का काम ही कर देना। जिस प्रकार की बहनों की आबादी है, ये अस्पताल में 350 बेड आपके कम ही पड़ने वाले हैं। तो 500 बेड का अस्पताल यहां पर बनेगा, 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और जो दूर सुदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से हमारे भाई बहन यहां पर काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी करने के लिए आते हैं और अपने श्रमदान से देश के विकास को गति देते हैं, उन सबके और उनके परिवार की स्वास्थ्य की चिंता करने का ये बहुत बड़ा उपक्रम ये ईएसआईसी का अस्पताल बनने वाला है। मित्रों, आज यहां से कुछ दूर विरोचन नगर में भी गुजरात सरकार के प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है। एक दीनदयाल मिलन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ है। आज क्षेत्र में इसका भी सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कुल मिलाकर अगर इसका 500 बेड का एक्सपांशन तो 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम गांधीनगर मत क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा काम भूपेंद्र भाई ने बताया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जब से भूपेंद्र ने इसका भार उठाया है इस विभाग का, तब से ईएसआईसी का स्कीम जो है वो बहुत सार्थक होने लगा है। कई सारे अस्पताल जर्जरित हालत में पड़े थे, कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉलोनियां जहां सानंद जैसा है
अस्पताल की जरूरत थी हो नहीं पाती थी। कलोल का अस्पताल पूरा जर्जरित बनकर पड़ा हुआ था। आज उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव लेकर ईएसआईसी की योजना को बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने उनको कहा है कि अस्पताल सेट होने के बाद मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी प्रोविजन आप करिए। भूमि गुजरात इसके साथ साथ मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसमें पहला मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। आयुष जैसी दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में धारा में लाना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और ध्यान से सुनना, सिर्फ 387, और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल पहुंचाने का, कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और पीजी सीटों की संख्या जो 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 60,000 से तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावे 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम किया है। गुजरात सरकार ने भी माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत डिलीवरी ऐसे कठिन लक्ष्यांकों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। आज मैं इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ साणंद कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है। इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा आपने की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मित्रों, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये अस्पताल भूपेंद्र भाई और मैं दोनों पीछे लगेंगे। जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा, जल्द से जल्द उसका एक्सपांशन होगा અને સાણંદ તાલુકાના બધા જ ગામોમાં એની સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ દરેક પ્રકારની પહોંચે અને કોઈએ સાણંદથી અમદાવાદ ના જવું પડે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીંયા જ ઊભી થશે। ऐसा विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। गुजरात में वो हैं, उनका 2 दिवसीय दौरा है और लगातार गुजरात के लोगों के लिए वो कह सकते हैं कि शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं और कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्होंने गिनाया। और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी जिक्र किया और उनकी कार्यशैली की जो है जमकर तारीफ की। हम जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार का, वापस इसी मुद्दे पर चलेंगे और हमारे साथी सहयोगी हैं तुषार, क्या कुछ अपडेट आप बता रहे थे उस समय? जी शोभित जी, हम बात कर रहे थे जिस तरह से ये रैली का आयोजन किया गया है, इसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। कुछ नाम मेरे जहन में भी हैं, आपको बता दूं कि प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इस रैली में शामिल हुए थे। और वहां से एक अहम बात निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने इसमें रैली में के दौरान ऐलान किया है कि वो पीएम पद का जो चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे। तो सीधे तौर पर ये बात निकल के आ रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। तो इसमें मुलाकात के बाद उन्होंने एक ये बयान भी दिया है कि वो बीजेपी को अब देश से भगाने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। तो तुषार का कहना है कि उनका बयान भी सार्वजनिक रूप से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अब बैकफुट में आती हुई नजर आएगी क्योंकि विपक्षी खेमा जो है लगातार वो एकजुट होने की तरफ बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर हम सीधे जोड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी को। सर, आपसे जानना चाहते थे, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों जिक्र किया था कि नीतीश कुमार जो है पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे और उनका उन्होंने सार्वजनिक मंच से कल ऐलान भी कर दिया, क्या कुछ आगे की रणनीति बनती हुई दिख रही है विपक्षी खेमे की तरफ से?
ये इनके लिए जैसे हमारी पहले बात हुई थी कंपलसरी सा हो जाता है, क्योंकि अगर सभी विपक्ष को साथ में रहना पड़े अगर होता है तो अभी से अगर वो अपने आप को इस पूरे विपक्षी मोर्चे का मुखिया अगर घोषित कर दें तो मुखिया तो वही होगा ना जो प्रधानमंत्री पद का भावी उम्मीदवार होगा, ठीक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई स्थिति बने, और ताकि एक जो दूसरे बड़े नेता हैं विपक्ष में उन सब के मनों में असुरक्षा की भावना ना आए कि यार अगर मुझे इनके नीचे काम करना पड़ेगा या मुझे इनको झंडा पकड़ के मुझे चलना पड़ेगा। हर एक का अपना अपना ईगो भी होता है, आइडेंटिटी वाला मामला भी होता है, विचारधारा मुद्दा भी होता है, ठीक है। तो सिर्फ ईगो होता है ऐसा भी नहीं है। तो ये इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने आप को किसी भी महत्वाकांक्षा से अलग रखें, कम से कम जाहिर तौर पर तो रखें। बाद में कैसे क्या समीकरण बनते हैं, कैसे घटनाएं जो है वो आकार लेती हैं, फिर समय के गर्भ से क्या निकलता है वो आगे की बात है, उसमें समय है अभी। तो वो अभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी कोई हिंट उनकी ओर से चली जाए जिससे ममता बनर्जी जो है वो मतलब राजी ही ना हो पास आने के लिए। उनको चाहिए ममता बनर्जी कैसे भी करके चाहिए, वो अगर नहीं जुड़ती है तो ये मोर्चा अधूरा है। और उनको अगर आश्वस्त रखना है चीज़ों को लेकर तो ये अभी से कोई जो है ये अगर नीतीश इसका झंडा थामे हुए तो उनको बोलना पड़ेगा कि भैया मैं प्रधानमंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रख रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ सबको एक करना है, मुझे जोड़ना है। मेरा काम क्या है उन्होंने कहा सबको जोड़ना मेरा काम है। तो वो रोल उनको जो है जाहिर तौर पर बोलना भी पड़ेगा और उसको निभाना भी पड़ेगा। फिर जाके जब 6-8 महीने बाकी होंगे चुनाव को 2024 में, तब फिर वो एक बात आएगी कि अब अगर मोर्चा बन गया है तो फिर मोर्चे का फिर मुखिया कौन होगा। वो बात 6-8 महीने के आसपास जब समय बाकी रहेगा तब आएगी। तब तक अगर सब एक साथ जुड़ जाए, एक एजेंडा बन जाए और उस फिर अंदरूनी तौर पर एक वो एक चर्चा भी हो और चर्चा के माध्यम से फिर जो एक कोई नाम निकल के आए कि भैया ये हमारी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है, तो वो पूरी एक प्रोसेस रहेगी। तो उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आपको ये बिल्कुल बोलना पड़ेगा कि मैं प्रधानमंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा रखता नहीं हूँ और मैं सिर्फ सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो ये बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड है उनका और ऐसे ही उनको चलना चाहिए, तभी जोड़ पाएंगे। अभी ये केजरीवाल को भी जोड़ पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे राष्ट्र संवाद में जिस तरह से वो नाटकीय ढंग से चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ अमित शाह हमने देखा भाषण कर रहे हैं, परसों मोदी जी जाएंगे। अब इन्होंने जो है अहमदाबाद से एक सफाई कर्मचारी को बुला दिया, परिवार के साथ आइए, प्लेन में हमारे साथ खाइए। अभी देखिए 12:30 बजे है, वो पंजाब भवन में होंगे और फिर 1:30 बजे जा रहे हैं वो केजरीवाल के साथ खाना खाने। तो इनका सब जो है ना मीडिया अटेंशन वो 1:30 बजे वहाँ चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो उनको पता है कि कैसे मीडिया को करना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नेता का विपक्षी मोर्चे में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो जानता है प्रचार प्रसार की तकनीकों को, जानता है कैसे चीज़ों को नाटकीय बनाया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं के साथ जो है वो अपना संबंध स्थापित किया जाए, अपने साथ जोड़ा जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, एक समय था लालू जी हुआ करते थे, अब लालू जी की उम्र भी है और उनकी बीमारी ने उनको काफ़ी कमज़ोर भी कर दिया। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो नई पीढ़ी को भी कनेक्ट कर सके। आप क्या मानते हैं कि नीतीश जी देश की नई पीढ़ी को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। शरद पवार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब सोनिया जी भी नहीं कर सकती है। अब प्रकाश सिंह बादल खुद जो है 95 के हो गए हैं, वो कैसे कर पाएंगे भाई? सुनिए, चौटाला जी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अखिलेश कुछ हद तक यूपी में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तेजस्वी कुछ हद तक बिहार में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पूरे देश में नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल अपनी एक ऐसी इमेज बना रहे हैं और ममता जी भी बहुत बड़े भ्रम में जी रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ममता जी भले ही अपने आप को चैलेंजर समझती हो नरेंद्र मोदी का, उन्होंने बंगाल में उनको हरा के दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ममता जी जो है देश भर में नरेंद्र मोदी का विकल्प के चेहरे के तौर पर वो सामने नहीं आ सकती। ये सब लोग बहुत उम्रदराज हो चुके हैं। देखिए, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि रोज़ वो 25 किलोमीटर चलती हैं या साइकिलिंग करती हैं, ट्रेडमिल करती हैं, शी इज़ वेरी फिट। वो कहती है अच्छी बात है, भगवान सभी को जो है वो लंबी आयु दे। लेकिन आपका रिलेवेंस कितना बना है इस यूथ के साथ, जो बहुत बड़ा वोटर है आपका, उसके साथ आप कैसे अपने आप को जोड़ सकते हो? इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है शोभित जी जो आज के यूथ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो लंबे समय तक कनेक्ट रह पाएगा। केजरीवाल वो नेता है जो वो कर रहा है अभी,
और इसीलिए तो उसको थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं ना ये लोग। बड़ी कम उम्र है, 50 से थोड़ा ऊपर है उनका, ठीक है। तो बहुत लंबी उम्र है उनको, उनके पास राजनीति करने के लिए, और साथ में वो हर ऐसे मुद्दों को ड्रामेटाइज भी कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं, जो सीधा जो है लोगों की मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उनका प्रचार प्रसार करने का तरीका भी उस तरह से। तो जब तक केजरीवाल नहीं जुड़ पाएंगे, या तो इनको सबको केजरीवाल की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जुड़ने वाले हैं नहीं, जो समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। तो जिद्दी नंबर 1 की अगर व्याख्या की जाए तो उसमें फिर कौन सबसे, नरेंद्र भाई सबसे ज्यादा जिद्दी है केजरीवाल, इसके बीच में कंपटीशन हो जाएगी, मुझे लगता है टाई हो जाएगी शायद वहां पे। तो वो उनको जब तक नहीं मना पाएंगे, वो तभी आएंगे जब अपनी उनकी शर्त मानी जाएगी। तो तब तक ये मोर्चा जो है उनको बहुत ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी का एक कनेक्ट है, देखिए है, लेकिन पर वहां पे फिर वही देखिए हास्यास्पद स्थिति खड़ी हो जाती है। आप निकल पड़े हैं भारत जोड़ो में, आपके गोवा के 8 लोग चले गए और वाहियात बहाना बता के कि हम तो भगवान के मंदिर दर्शन करने गए थे, भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, हम चले गए। ऐसा होता है कभी? हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ गहलोत को बनाने की बात चल रही है, गहलोत ने अपना मसल पावर दिखा दिया पूरा कि भाई पायलट बनेंगे तो फिर ये सब लोग तो छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो एक तरफ वो 19वां दिन है मेरे ख्याल से उनका आज, तो 19वां दिन जो है वो चल रहे लगातार, उनके बहुत सारे विजुअल्स भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ जो है ये महाभारत जो है वो, या तो यादवा स्थली जो भी कहिए उसको, वो हो रहा है कांग्रेस में अभी। तो ऐसी स्थिति में उनकी कितनी भी एक कनेक्ट क्यों ना हो यूथ के साथ, उनका अपनी खुद की पार्टी पे कब्जा नहीं है, समझ रहे हैं। तो ऐसे में फिर वो एक नॉन रिलेवेंट सा नाम हो जाता है। इसीलिए इनको ममता इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जहां बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों का वोट इम्पैक्ट करते हैं, वहां से लेके बिहार तक, और फिर यहाँ केजरीवाल, जिसकी एक देशव्यापी असर खड़ी हुई है। 2 लोग उनको चाहिए कैसे भी करके। इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है और टीवी स्क्रीन पर दिख रही है कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम रख दिया। इस समीकरण को किस तरीके से, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद, हाँ, तो आप इस नाम कुछ जम नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, और लेकिन ये जमाएंगे कैसे जनता के बीच इस पार्टी के नाम के झंडे के नीचे, और झंडे को भी फहरा रहा है, और लगातार जो है झंडे का रंग बहुत ही अपने आप में अलग है। इस तरह की किसी भी राजनीतिक दल का रंग जो है नहीं, हाँ देख लीजिए आप जिस तरीके से झंडा रखा हुआ है, हालांकि अब नहीं फहरा रहा है, लेकिन वो रंग भी अपने आप में पीला है, सफेद है और एक नीला है। तो समझिए दलितों को खुश करने के लिए जी हाँ, पीला इस तरह का क्यों है, ये सिंबोलिज्म हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी। और सफेद तो शांति का रंग होता है, चलिए ठीक है, हम समझ पा रहे हैं। नहीं, ये जम नहीं रहा है कुछ, ना नाम जम रहा है, ना झंडे का कलर जम रहा है, बड़ा कुछ और सा लग रहा है। हम देख रहे हैं इसको, झंडे से काफी हद तक मिलता हुआ दिख रहा है, पर है तो नहीं तो पर ठीक है। अब वो, क्योंकि वो बिल्कुल समर्थन से जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मतलब परोक्ष समर्थन से जा रहे हैं, तो वहां तो उनका काम यही है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पछाड़ें, मुस्लिम वोट में सेंध मारें, ताकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में ना आ पाए, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में वोट बटोर लें, और आजाद साहब जितने वोट यहाँ पे लेते हैं उनको मिलकर वहां सरकार बना दें, और मुख्यमंत्री भले आजाद बने, भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि फिर वो वही करेंगे जो भाजपा कहेंगी, ठीक है। तो ये एक आयोजन है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो झंडे के कलर या नाम को लेकर हमको थोड़ा बड़ी आश्चर्य या ऑड लग रहा हो, लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं बनेगा। उनको वहां उसी मकसद से पार्टी की स्थापना की गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आप खात्मा करें, मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींच ले, बाकी हम जम्मू में देख लेंगे, और मिलकर फिर जो सरकार बनाएंगे, ताकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो वहां पे आप चला सके। मेरा अंतिम सवाल ये है सर कि जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष में आपने कई कद्दावर नेताओं के नाम गिनाए कि विकल्प बनता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, फटाफट आपका इससे जवाब लेना चाहेंगे कि विकल्प फिर बनेगा कौन? क्योंकि लगातार अगर युवा अवस्था की बात करें तो अखिलेश का जिक्र हो गया, तेजस्वी हो गया और राहुल गांधी का हो गया। इनकी एक अपनी इमेज और इनके अपने अपने दायरे हैं, इनका प्रभुत्व इतना एक राज्य विशेष में है, अगर बात करें तो उनका जादू जो है कई अन्य राज्यों में नहीं है। ऐसे में विकल्प के तौर पर कौन वो एक चेहरा बन सकता है जो प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प हो सकता है? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं दिख रहा है ना, अभी उस तरह से कोई। अब जब नरेंद्र भाई की भी तो उम्र हो रही है ना, अब तो 73वें साल में प्रवेश कर दिया उन्होंने, 72 पूरे हो गए उनके, और लगते हैं बड़े फिट हैं, दिखते भी बड़े फिट हैं। वो हम फिर से उनके लिए भी प्रार्थना करें कि बहुत लंबी आयु रहे उनकी और अच्छा काम करे देश के लिए। लेकिन आज की स्थिति में उम्र तो उनकी भी बढ़ रही है, पर वो अपने आप को फिर भी जो है रिलेवेंट रख रहे हैं, सांप्रत रख पा रहे हैं, ठीक है, जो बाकी के नेता नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए उनकी पर्सनालिटी को देखिए, फिर नीतीश जी को देखिए,
या अब परसोना भी मैच कर ले आप तो भी आपको कोई कंपैरिजन करने के लिए मन नहीं होगा आपका, ठीक है। वो एक ही चेहरा है, मैं आज फिर से अभी बार बार कह रहा हूं, वो है केजरीवाल। केजरीवाल जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो एक विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं, हुए नहीं हैं लेकिन उस दिशा में है। और अगर जिस तरह से उनका व्याप बढ़ रहा है, जिस तरह से वो जा रहे हैं, वो अगर जारी रहा तो निश्चित तौर पर वो कम से कम केजरीवाल जो है वो विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं। आज की तारीख की बात करें, काल के गर्भ में और क्या छुपा है वो तो काल ही जानता है, लेकिन अभी जो लग रहा है वर्तमान में वो ये लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर दो दृश्य आपने देखे, एक में जो है गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम रख दिया है। अब देखने वाली होगी इस पार्टी की धाक जनता के बीच कितनी पहुंचती है। लगातार इसको लेकर भी हम अगले न्यूज रूम लाइव में चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार का हमने जिक्र किया तो उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार बनाने से फिलहाल अभी ना कर दिया है। अब आने वाली राजनीति आने वाले दिनों में कितना कामयाब होते हुए दिखेंगे, इस पर भी हम लगातार जिक्र करते रहेंगे। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। वो खबर है कि भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक मेरे संपर्क में। ये बड़ा दावा किया गया है मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा। और क्या कुछ अपडेट है इसके लिए, जो इसमें हम अपनी साथी सहयोगी है वैष्णवी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस दावे को लेकर। जी, आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने शनिवार को ये दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस की जो 21 विधायक है वो उनके संपर्क में है। बॉलीवुड के अभिनेता ने जो ये अपना बयान दिया है, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में इस बयान को दिया था और जुलाई में किए गए इस दावे से वो बिल्कुल ही कायम है। सत्तारूढ़ जो टीएमसी के 38 विधायक है वो विपक्षी दल के कांग्रेस में हैं, जिनमें से 21 उनके सीधे संपर्क में बताया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो वैष्णवी ने कहा कि 21 बताया जा रहा है और लगातार जुलाई से, जैसा कि वो कहते हैं कि जुलाई में मैंने बयान दिया था और जुलाई से 21 जो है उनके विधायक अभी भी संपर्क में है, ये ताज्जुब की बात है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहते हैं कि पहले तो मैं आप जानना चाहूंगा कि मिथुन चक्रवर्ती का कद कितना है भाजपा में, उसका भी जिक्र करिएगा। और दूसरा मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि 21 विधायक तो है, वो जुलाई में कह दिया है कि मेरे साथ में, इस बात में कितनी दम है? क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, 21 विधायक क्या जुलाई से अभी तक साथ हो सकते हैं? शोभित, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मिथुन चक्रवर्ती जो उनका अभी हम देखने जाए भाजपा के अंदर, उनका भाजपा के अंदर तो कद है ही, साथ साथ में वहाँ के जो लोकल पीपल्स है, जो लोकल्स एरिया है, उसमें भी मिथुन चक्रवर्ती का जितना बॉलीवुड में ज़्यादातर नहीं था, उससे ज़्यादा उनका पॉलिटिक्स में और वहाँ के लोकल एरिया के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है। और अभी ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि 21 विधायक उनके संपर्क में है, वो एक्चुअल में टीएमसी के यानी तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक उनके संपर्क में है। ये बॉलीवुड अभिनेता भी रह चुके हैं और ये अभी पॉलिटिक्स में भी आए और वहाँ पे भी अच्छा खासा, यानी शोभित कहा जाए तो वहाँ के लोकल्स में उनका बहुत ही अच्छा, लोकल एरिया में, स्टेट में बहुत अच्छा होल्ड है। और ये जो दावा किया था उन्होंने, एक्चुअल में ये था कि सत्तारूढ़ टीएमसी के 38 विधायक विपक्षी दल के संपर्क में है, पर ये उन्होंने कहा था 21 जो है वो उनके सीधे संपर्क में। और ये मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को ये दावा किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने कहा कि 21 विधायक उनके संपर्क में, यानी ये शोभित कहा जाए तो भी ये बहुत जल्दी दावा किया हुआ है ऐसा लग रहा है। और पिछले साल की भी बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती ने पिछले साल भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि जुलाई में मैंने जो कहा था उस पर मैं कायम हूँ। अब भी टीएमसी के 21 विधायक मेरे सीधे संपर्क में हैं। कृपया कुछ समझ इंतजार करिए और आप हर चीज जान जाएंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने आगे भी कहा था कि मैं पार्टी के भीतर आपत्तियों से वाकिफ हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं मूर्ख नहीं हूं और वही गलती नहीं दोहराई जाएगी। यानी ये गलतियां है वो कौन सी है वो उनको भी नहीं पता है, क्योंकि अभी तो वो जुड़े थे। और उनके साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार भी शामिल थे। और अभी शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया था इसको लेकर कि टीएमसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इससे पहले भी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि बंगाल में टीएमसी सरकार
5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और उसे 2024 तक सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। वही टीएमसी ने पलटवार करते हुए भी कहा था कि उनके विधायक जो है वो बिकने वाले नहीं है। टीएमसी के प्रदेश महासचिव है कृणाल घोष, उन्होंने भी कहा था कि इस तरह के बयान लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। इसका अगर सच्चाई से कोई नाता नहीं है, मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी भाजपा में अंदरूनी कहल बढ़ाएगी। टीएमसी विधायक भाजपा नेताओं की तरह बिकने वाले नहीं हैं। अभी शोभित ये देखा जाए कि टीएमसी ऐसा कह रही है कि उनके विधायक बिकने वाले नहीं हैं और सामने मिथुन चक्रवर्ती ऐसा कह रहा है कि 21 विधायक उनके सीधे संपर्क में हैं। अभी अगर सही तौर पे देखा जाए तो ये बहुत जल्दी ये स्टेटमेंट सामने आया है, या फिर मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जो घूट चल रहा है, जिस तरीके से हर एक जगह पे अगर किसी पार्टी को उसके दावेदार कम पड़ रहे हैं तो वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, तो अगर जिसको उनके साथ जुड़ना है तो वो सामने से आएंगे या फिर उनको कोई ऑफर दिया जाएगा। ऐसे पिछले इलेक्शन में भी होता है और हर इलेक्शन में ऐसा होता रहता है। पर अभी ये जो दावा है, क्योंकि अभी तो लास्ट टाइम ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, मिथुन चक्रवर्ती एक्टिव हुए और इतना ही नहीं और सीधे कह रहे 21 उनके जो है संसद सभ्य वो उनके कनेक्टिविटी में है, उनके कांटेक्ट में है। पर शोभित, मैं एक चीज इतना ऐड करना चाहूंगा, पर उनका जो दावा है वो ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा। पर वहां पे लोकलाइट और वहां के लोकल एरियाज में उनका होल्ड है, उसमें हम दो मत नहीं हो सकते। और वहां पे उनकी एक अनोखी, यानी जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन से लेके सब है, रजनीकांत से लेके सब है, पर ये सब एरियाज के अंदर मिथुन चक्रवर्ती का अलग चाहने वाला वर्ग है और उसका फायदा सीधा हो सकता है। इतना मैं कहना चाहूंगा। जी शोभित। चलिए, इस खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी आपका। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और वो खबर भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से घोर संकट व्याप्त है उस पर चर्चा करना लाजमी है। थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा, और सवाल ये निकल कर आता है क्या गिर जाएगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस में समय जो है राजस्थान में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो है अभी से शुरू हो गई। राजस्थान में पार्टी में नया अंदरूनी ड्रामा भी सभी के सामने चल रहा है, और दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही सचिन पायलट को यह पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से कल मीटिंग होने के बाद में विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है, इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी के साथ में। जिगर पांड्या जी, आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि काफी दिनों से हम लोग इस मुद्दे पर लेकर जो है चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही थी, हालांकि गहलोत समर्थक विधायकों ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया है। मतलब सचिन पायलट को लेकर उनका ये दावा है कि हम सचिन पायलट को नेता नहीं मानते हैं। अगर सचिन पायलट को लेकर कोई भी चुनावी मुद्दे को लेकर जो है अशोक गहलोत के पास में कोई भी दल लेकर आता है या उनके कार्यकर्ता लेकर सामने आते हैं तो निश्चित ही तौर पर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी कहेंगे क्योंकि लगातार जो है मतभेद की खबरों को लेकर सामने आती जा रही है, और इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी के साथ। आपसे जानना चाहेंगे जिगर पांड्या जी कि जिस तरीके से राजस्थान में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है और लगातार अशोक गहलोत है वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये जो लड़ाई है पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के कुर्सी को लेकर थी, अब लेकिन वो आ गई है प्रेस्टीज इशू बन गया है, मतलब वो प्रतिष्ठा की बात बन गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? शोभित, देखो कल भी मैंने यही आशंका जताई थी। कल हमारी यही मुद्दे पे जब चर्चा हो रही थी तो यही आशंका मैंने कल ही बता दी थी कि राजस्थान के जो राजनीतिक आसार जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट दोनों अभी आमने सामने हैं। शाम तक इंतजार करना था और वो जो आशंका थी वो सामने आ गई कि अशोक गहलोत के जो गुट वाले जो धारासभ्य है वो अपने इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुके हैं और शायद इस्तीफा भी देने के मूड में है। अब सचिन पायलट को कुछ भी तरीके से सीएम बनने की कुर्सी तक या सीएम बनने की जो एक उनकी आकांक्षा है वो वहीं पे ब्रेक लग जाए,
उसी बारे में गहलोत और उनका जो पूरा एक जुट है वो सोचता है। देखो कल तो सचिन पायलट जो है उनके समर्थन में बहुत सारे पोस्टर वॉर भी चल रहा था राजस्थान में, खास करके अशोक गहलोत के जो उनका जो एक इलाका है जहां से वो चुनाव जीतकर सीएम पद तक पहुंचे, वही इलाके में सचिन पायलट के पोस्टर लगे हुए थे, उनके जुट काफी सक्रिय था। अब ये जो राजनीति चल रही है और सियासी घटनाक्रम है उसके दौरान अपनी ताकत दिखाकर पार्टी आला कमान को खुली चुनौती तो फिलहाल दे दी है गहलोत गुट ने। अब सचिन पायलट कैंप के अगले कदम पर भी सभी को निगाहें है कि सचिन पायलट गुट क्या कर रहा है। राजस्थान की राजनीति में जो अभी सियासती जो घटनाक्रम एक के बाद सामने आ रहा है और नुकसान कुल मिला के तो कांग्रेस को हो रहा है, और प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष में जो बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का खेमा वो नजर टिकाए बैठा है कि इनमें से कुछ जो लाभ जो है वो हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि एक बार तो 2 साल पहले करीब तो ये सचिन पायलट का जो पूरा एक खेमा है वो बगावत के सुर छेड़ चुका था। फिर से वही आशंका है कि सचिन पायलट एंड कंपनी शायद बगावत का सुर छेड़ दे और आला कमान को मुश्किल में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनको मतलब एक उनका जो एक ताकत है वो दिखाने की कोशिश कैसे की जाए वो करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस की गलियारों में भी इसे लेकर चर्चाएं चल पड़ी है। सियासी जो घटनाक्रम है फिलहाल गहलोत कैंप को फायदा मिल रहा है ऐसा कई लोग सोचते हैं। 19 अक्टूबर से पहले अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं हो, शायद क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और दूसरी ओर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद अगर सस्पेंस जो है वो बढ़ रहा है और 19 अक्टूबर तक तो यही घटनाक्रम जो है वो हमको देखने को मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदा लेने में कैसे वो मतलब अपने कदम बढ़ा रही है वो देखेंगे। साथ साथ में एक आशंका वो भी है कि अगर अशोक गहलोत जो अध्यक्ष पद बन गए तो किसको मुख्यमंत्री बनाने के तौर पे मतलब नाम आएगा। सीपी जोशी का नाम तो है और भी नाम आ रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर फिलहाल तो जैसे आला कमान ने भी एक मन बना लिया था कि हम सचिन पायलट को ही बना ले, क्योंकि 2 साल तक तो मतलब ये पूरा शांत माहौल हुआ था। अब और 2-2.5 साल बचे हैं तो शायद ऐसा हो सके कि दोनों खेमे को एक बराबर की हिस्सेदारी मिल जाए। पहली बार अशोक गहलोत का जो खेमे था उनको मतलब एक आश्वस्त रूप से सीएम बना दिया अशोक गहलोत साहब को, और उनको एक आश्वासन दे दिया। अब सचिन पायलट के गुट को भी ये समझाकर शायद जो 2 प्रतिनिधि जो भेजे थे कल, उनके पास से यही आकांक्षा थी कि शायद सचिन पायलट के नाम पे मोहर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बराबरी की जो एक जंग छिड़ चुकी है राजनीतिक गलियारों से। ऐसी भी खबर आ रही है कि राजस्थान में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जी शोभित। बिल्कुल, एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि वो राहुल गांधी जो हैं जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम देश को जोड़ने की बात करते हैं और देश का जुड़ाव जो है नौजवान वो मेरे से जुड़ाव भी रखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान में महाभारत चल रही है। अशोक गहलोत जो है एक तरफ ये भी बात निकल कर आ रही कि सोनिया गांधी के काफी खास माने जाते हैं। सोनिया गांधी ने उन्होंने प्रपोजल के लिए हाँ करवाया, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने उन्हें स्टॉप कर दिया कि आप इससे ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। तो ये बगावती सुर जो अपना लिया अशोक गहलोत ने कि राहुल गांधी का भी वो जो उन्होंने आदेश दिया उसका भी वो पालन करते हुए नहीं दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया है कि वो अब उस पर जो है पूरी तरीके से नजर गड़ाए बैठी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में भी 80 सीटें करीब है राजस्थान में, और 108 सीटों के आसपास जो है 200 सीटें हैं विधानसभा राजस्थान में। अगर 101 भी किसी पार्टी का होता है तो सरकार उसकी बन जाती है। जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की मांग अगर कर दी और ऐसे में अगर विधायक दलों का इस्तीफा हो गया तो निश्चित ही तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बटेर लग सकती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नजर तो टिकाए बैठे है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी गर्मियां जो शुरू हुई थी उसके बीच में ये राजस्थान में भी अंदरूनी
ड्रामा जो है वो शुरू हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जाने के ऐलान के बाद जो ये एक पूरा ड्रामा, और उसमें भी सचिन पायलट को सीएम पद मिलने की जो उम्मीद है, उसके ऊपर तो फिलहाल अशोक गहलोत समर्थक ऐसा बोल रहे हैं कि जादूगर ने जादूगरी दिखा दी है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि सियासी गर्मी आ चुकी है, उसको ही कांग्रेस के कई विधायक जादूगर ने जादूगरी दिखा दी है ऐसा बोल रहे हैं। जादूगर मतलब अशोक गहलोत। अब देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि गहलोत कैंप का गेम प्लान जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ गया है। गहलोत अपनी सरकार नहीं गिराना चाहते, बल्कि वह कांग्रेस आला कमान पर इस बात का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का फैसला उनकी सहमति के आधार पर ही हो। वह चाहते हैं कि 2020 में बगावती तेवर जो पायलट कर चुके थे और उनके करीबी विधायकों को छोड़कर अन्य किसी को सत्ता दी जाए, जिनमें स्पीकर सीपी जोशी सबसे आगे है। क्योंकि अशोक गहलोत वो साबित करना चाहते हैं कि मेरे बिना राजस्थान की पॉलिटिक्स अधूरी है। आला कमान नहीं झुका तो क्या होगा, उसके ऊपर भी गहलोत कैंप के तेवर जो है वो सीधी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है, वो लोग पायलट के नाम पर सहमत है, लेकिन जब अशोक गहलोत का ये एक समझो कि बहुत बड़ा गेम प्लान सामने आया, उसके बाद आला कमान मतलब कि कांग्रेस के आला कमान भी सदमे में है कि ये क्या हो गया। राजनीतिक जानकारों जो चर्चा कर रहे हैं, उनकी माने तो अपना फैसला गहलोत कभी बदलेंगे नहीं और हाईकमान को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सचिन पायलट जो 2 साल पहले सोच के बैठे थे, वो शायद इस बार तो वो अपनी सोच पे उनके जो एक रवैया है अशोक गहलोत के प्रति, वो सारी जंजीरें तोड़ के वो आगे बढ़ जाएंगे। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी बखूबी से लेगी और आने वाले दिनों में शायद ये सच होता हुआ हम देखेंगे। शोभित, मेरा अंतिम सवाल आपसे है जिगर पांड्या जी, मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका, कि लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत का जिक्र करते जाते हैं, उम्र में भी काफी वरिष्ठ है और पार्टी के भी काफी करीबी माने जाते हैं, और इस तरह की जो कदम ये उठा रहे हैं, जादूगर उन्हें जरूर कहा जाता है, लेकिन जादूगर तब कहा जाता है और ये बात तब अच्छी लगती है जब वो सरकार बनाते हैं राजस्थान में। लेकिन जिस तरीके से कल की घटना, जो कल विधायक दल की मीटिंग हुई और यहाँ पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस जगह पर पहुंचे, तो कह सकते हैं कि वो सबको ताक पे रख रहे हैं। अशोक गहलोत जिस तरीके से बात करें, सोनिया गांधी की अगर बात का वो अवहेलना कर देंगे और राहुल गांधी की बात का नहीं करेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, जब पिछली फूट की बात हुई थी कांग्रेस में, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया था। तो और सचिन पायलट भी जाने की उस समय जो अटकलें थी, आपने भी सुना होगा कि काफी जोर पकड़ी थी कि सचिन पायलट भी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे और हो सकता है कि उस टाइम पे ये जिक्र हुआ हो कि अशोक गहलोत को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और आप जो है राजस्थान की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो जिस तरीके से ये गतिरोध सामने निकल कर आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक गहलोत जो है वो अब हटी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे क्या, जिस तरीके से उन्होंने हटी स्वभाव को अपनाया हुआ है? देखो शोभित, एक बात स्पष्ट है कि अशोक गहलोत ने अपना प्रभुत्व जताने के लिए गांधी परिवार के प्रभुत्व को चुनौती दी है और ये कतई गांधी परिवार और गांधी परिवार के करीबी समर्थक जो है कांग्रेसी है, वो मानेंगे ही नहीं। अशोक गहलोत भले ही अपनी सरकार के लिए गिराना नहीं चाहते, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। और ये मेरे शब्द याद रखना कि कैसे भारी पड़ेगा, तो हम आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे, हम दोनों देखेंगे। पूरे राजनीतिक खेमे में चर्चा होगी और मीडिया भी देखेगा कि ये दाव कहीं उल्टा न पड़ जाए। और जिस तरह का रुख और खुला विरोध पायलट का हो रहा है, उससे संभव है कि सचिन का सब्र भी टूट जाएगा और आला कमान की स्थिति को संभालने में नाकाम हुआ तो पायलट का खेमा अपना मोर्चा खोल के खुलकर सामने आ सकता है। और ये सब जो हुआ तो इशारे पर, किसके इशारे पर पार्टी छोड़ सकते हैं वो भी हम समझ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था,
जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा ऑपरेशन कमल, शायद ऑपरेशन कमल यहाँ पे सफल होता नजर आएगा हमको। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी आपका, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं और आपके जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस की अगर राजनीति में बिल्कुल फिट बैठते हुए दिखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में मंथन चल रहा है, वो अपने आप में उस मंथन से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर भी हम लगातार जिक्र करेंगे। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।